हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। और पढ़ाई तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी शुरू भी हो चुकी है और चल भी रही होगी फास्ट तरीके से। गॉट द पॉइंट सर। हमने अमेंडमेंट की सीरीज जो है उसका आगाज किया था, जिसमें कि कंपनी लॉ, टैक्सेशन, SBEC, अगर मैं इनके अमेंडमेंट्स की बात करूं तो ये ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसके बाद में जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आपका आता है अमेंडमेंट्स को लेके, वो है आपका SLCM यानी कि सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। अगर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो जो सप्लीमेंट आपको यहां पे प्रोवाइड किया है बाय द ICSI, ठीक है, जो कि आपके जून 2021 या फिर इवन उसके बाद में अगर आपका दिसंबर 2021 आएगा तो उनके लिए भी क्या रहेगा, रिलेवेंट कहीं ना कहीं रहेगा। अगर मैं इस अमेंडमेंट वाले सप्लीमेंट के बारे में बात करूं तो कुल मिला के 48 पेजेस हैं जो कि आपको यहां पे दिए गए। कितने पेजेस आपको प्रोवाइड किए गए? सब 48 पेजेस है जो कि आपको यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। और यहां पे फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पहले ही अपने इंडेक्स में दिखाई दे रहा है कि अमेंडमेंट एक तो लेसन नंबर 3 में जो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। फिर उसके बाद में अगर मैं ICDR रेगुलेशंस के बारे में बात करूं तो यहां पे काफी सारी चीजें जो हैं उनको काइंड ऑफ इजी कर दिया गया है और कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका जो है उसको प्रमोट करने के हिसाब से, और जो आपके इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से ये चीज को यहां पे प्रोवाइड किया गया। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में लेसन नंबर 5, वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो सेबी का SAST रेगुलेशन आपका जो है, कौन सा रेगुलेशन? सेबी का SAST रेगुलेशन जो है उसमें भी डिस्क्लोजर वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी हैं रेगुलेशन नंबर 29 के अंदर, तो वहां पे कुछ चेंजेस किए गए हैं और भी छोटे मोटे चेंजेस आपको दिए गए हैं। जैसे कि रेगुलेशन 17 जहां पे एस्क्रो अकाउंट की बात करी जाती है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया। और फिर उसके बाद में अगला सब बोले PIT, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन जो है उसमें भी छोटा सा चेंज आया है। कुल मिलाकर अगर देखोगे तो 2 पेज का चेंज जो है वो आपको वहां पे दिया गया। सबसे बड़े चेंज की बात अगर आप करते हैं तो वो है आपके 6 वाला यानी कि लेसन नंबर 12 जो कि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। गॉट द पॉइंट। सो इसमें अगर आप देखोगे तो तकरीबन 10 से 11 पेजेस के चेंजेस जो हैं वो आपको बताए गए। एंड बेसिकली डरने की बात नहीं है, चेंजेस इन द सेंस की काइंड ऑफ सप्लीमेंट बोल दीजिए, एडिशन बोल दीजिए। गॉट द पॉइंट। यानी कि जो पहले आपको दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके एडिशन में यहां पे कुछ और बातें भी हैं जो कि आपको यहां पे बता दी गई। गॉट द पॉइंट। फिर सर जो ओम्बुड्समैन वाला आपका रेगुलेशन है उसमें छोटे मोटे चेंजेस हैं। और फिर उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 15 आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल मार्केट, सर उसमें भी चेंज किया गया है। और जो लास्ट वाला चैप्टर आपका आता है आपके सिलेबस के हिसाब से उसमें भी क्या है, चेंजेस जो है वो लाए गए। राइट, अभी ध्यान से सुनिएगा सर। अगर आप ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में हैं तो आपके सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है भाई साहब? CMSL, दैट इज व्हाट, द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। उल्टा लगा लीजिए। गॉट द पॉइंट। एंड सर अगर मैं उनकी बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स हैं लगभग सेम ही टॉपिक है भाई साहब। ये सारे टॉपिक जो हैं वो आप लोगों को भी एप्लीकेबल है, ओल्ड सिलेबस वालों को भी। गॉट द पॉइंट। तो इवन अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट होंगे तो ये वीडियो जो है ये आखिरी तक आपके लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है, सब बात जो है समझ में आ गई। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एग्जीक्यूटिव में नहीं हैं लेकिन प्रोफेशनल में हैं, गॉट द पॉइंट, चाहे आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट होंगे और चाहे आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट होंगे। सर अगर मैं यहां कम से कम बात करूं तो एक तो ये वाला सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ICDR रेगुलेशन, दूसरा LODR रेगुलेशन, तीसरा सेबी का SAST रेगुलेशन। सर ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है साहब, बराबर है। इवन बकायदा आपको भी इसका कंटेंट जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, चाहे प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस की बात करी जाए और चाहे प्रोफेशनल वाले न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की जाए, दोनों को ये कंटेंट दिया हुआ है साहब।
तो क्या हमें भी इस पे वीडियो पे ध्यान देना चाहिए? आंसर रहेगा यस, आपको भी इस वीडियो पे पूरा का पूरा ध्यान जो है वो लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सारे के सारे अमेंडमेंट जो है उनसे आप क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। गॉट द पॉइंट? तो इसके पहले कि मैं इस कंटेंट को शुरू करूं, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अगर CS काट इंडिया की जो मेहनत है वो आपको पसंद आती है, प्रवीण चौधरी सर की मेहनत जो है वो अगर आपको पसंद आती है, बाकी सारे फैकल्टीज की मेहनत अगर आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन साथ में जो ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात जो इतनी मेहनत करते हैं वो करने का और मोटिवेशन हमें मिलेगा जब हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा तब। गॉट द पॉइंट? एंड हाँ, एक बात और, मैंने आप लोगों के लिए यहां पे अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो काफी सारी चीजें हैं जो कि यहां पे रिपीटेटिव काइंड की दी हुई हैं, तो मैंने उनको हटा के क्या कर दिया है, इजी काइंड ऑफ नोट्स जो हैं वो मैंने आपको यहां पे बना दिया, काइंड ऑफ इजी नोट्स, बराबर है? जिसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो मैंने वहां से यहां पे ले लिया है, और ये जो नोट्स रहेंगे ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए भाई साहब, तो शुरुआत करते हैं फटाफट और बात करते हैं यहां सबसे पहले वाले अमेंडमेंट के बारे में जो कि चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। सर चैप्टर का नंबर बात नहीं करते हैं, द रीजन बीइंग कि ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे होंगे वो भी शायद इसको देख रहे होंगे, और अमेंडमेंट किसमें भाई साहब? सब बोले डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अंदर। सबसे पहले कोई भी अमेंडमेंट या सप्लीमेंट को पढ़ने के पहले एक चीज को रिकॉल करने की कोशिश करो। क्या? सब बोले ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है? सब बोले ये बात करता है कि जो भी आपकी सिक्योरिटीज वगैरह हैं उनको बोले डीमैट फॉर्मेट में क्या किया जाना चाहिए, इशू किया जाना चाहिए। डीमैटेराइजेशन के बारे में बात करता है, डीमैट अकाउंट के बारे में बात करता है। गॉट द पॉइंट? जो भी फिजिकल सिक्योरिटीज वगैरह होंगी उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने की बात जो है वो करता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी बात करता है, कैसे कंपनी के अंदर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो डिपॉजिटरी है उसको रजिस्टर्ड ओनर के तौर पर रखा जाएगा, कैसे जो शेयर होल्डर है उसको बेनिफिशियल ओनर के तौर पर रखा जाएगा, उसके बारे में बताता है सब। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है। तो यहां पे बोले अमेंडमेंट क्या है, अब ये ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सबसे पहले वाले अमेंडमेंट की बात यहां पे करूं, द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहता है वैसा? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ इनकम्बरेंसेस इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब, मैं ना एक काम करता हूं, मैं ये पूरे को PDF में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकेंड लगेगा, बस रुकिएगा जरा। या फिर मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं। बन गई कॉपी। चलिए भाई साहब, कॉपी बन गई तो फिर दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें काटा पीटी जो है वो अपन कर सकते हैं, राइट? चलिए भाई साहब ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर मैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के बारे में बात करूं तो यहां पे जो सबसे पहला आपका काइंड ऑफ सप्लीमेंट बोल दीजिए, अमेंडमेंट बोल दीजिए, वो क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनकम्बरेंसेस। सर ये एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है? प्लेज क्रिएट करना, हाइपोथिकेशन करना। सर किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा? सर शेयर्स के बारे में बात कर रहा होगा, सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा होगा, डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहा होगा। क्यों ऐसा? अरे भाई साहब, अगर मैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के बारे में बात करूं तो ये चार्जेस के बारे में बात नहीं करता है। हम यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर आपने कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, उसकी बात नहीं कर रहे हम, उसके इनकम्बरेंस की बात नहीं कर रहे। तो सर बोले प्रमोटर्स के पास में कंपनी के जो शेयर्स वगैरह होते हैं, प्रमोटर अगर उनको एनकम्बर करवाता है उसकी बात कर रहे हैं।
तो बहुत ही सिंपल सी बात यहां पे बोली गई कि भाई साहब, अगर किसी के भी पास किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं और अगर आपने उन शेयर्स को कहीं किसी के पास में प्लेज करवाया होगा या फिर किसी भी तरीके से कोई भी एनकम्बरेंस करवाया होगा, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो डिपॉजिटरी के पास में मेंटेन रहना चाहिए। क्या बोला? उसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो डिपॉजिटरी के पास में क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात यहां पे बोली गई भाई साहब। देखिए क्या कहता है, सर द फ्रीज एंड द अनफ्रीज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिसिपेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द इनकम्स विल बी सब्जेक्ट टू 100% कॉन्करेंट ऑडिट। सबसे पहले वाली जो बात है वो तो नॉर्मली मैंने आपको बता दी कि जो आपका डिपॉजिटर रहेगा उसके पास में क्या होना चाहिए? इसका हिसाब किताब होना चाहिए। इस कंपनी के स्वयं प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो उस बंदे के पास में एनकम्बर किए गए हैं, इधर बाय वे ऑफ प्लेज और बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन और बाय एनी अदर मींस, किसी भी तरीके से करे गए होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है साथ में, अगर बोले उन शेयर्स को फ्रीज किया जाता है या फिर उनको अनफ्रीज किया जाता है, एनकम्बरेंस से रखा जाता है या फिर अनएनकम्बर करवाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए होंगे उसका बोले बकायदा क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है वो किया जाना चाहिए। द पार्टिसिपेंट shall not facilitate or be party to any type of encumbrance outside the depository system as outlined herein। अरे वेट द पॉइंट, मतलब अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है उसके पास में सामने वाला बंदा शेयर्स को क्या कर रहा है? प्लेज कर रहा है, कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम आपका ये डिपॉजिटरीज एक्ट के हिसाब से या उसके रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया गया होगा, बस उसके हिसाब से ही आप ये कर सकते हैं, इसके बाहर जाके नहीं कर सकते। कहने का सीधा सीधा मतलब ये मेरे भाई कि अगर कंपनी के किसी भी शेयर का शेयर होल्डर जो कि प्रमोटर भी हो सकता है, अगर वो एनकम्बरेंसेस क्रिएट करवा रहा होगा तो उसका रिकॉर्ड जो है वो डिपॉजिटरी के पास में रहना चाहिए। एंड ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका रहेगा जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए होंगे उसका कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए। कब इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कब फ्रीज करवाए गए थे, कब अनफ्रीज करवाए गए थे, क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वही प्लेजी है क्या उसी के पास में प्लेज किए गए हैं क्या, या जो स्टॉक ब्रोकर है उसके पास में प्लेज किए गए हैं क्या, और जो भी ये एनकम्बरेंस किया गया होगा, ये जो आपका डिपॉजिटरी वाला सिस्टम है पूरा का पूरा रेगुलेशंस के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, इसी में ही तो है ना, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? डन। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द डिपॉजिटरीज। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर यूजुअली ऐसा कहा गया था कि डिपॉजिटरीज के पास में जो रिकॉर्ड्स रहेंगे पूरे के पूरे क्लाइंट के डीमैट अकाउंट को लेके या उसने जो ट्रांजैक्शंस वगैरह किए हैं उसको लेके, तो बोले 8 साल तक प्रिजर्व करना जरूरी। कितने साल की बात करी गई? 8 साल की। लेकिन सर बोले 18 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर जो है ना वो यहां पे लाया गया। गॉट द पॉइंट? और अगर उस सर्कुलर के हिसाब से बात करें तो टाइम कितना दिया गया है? बोले 5 साल तक कर लो, सफिशिएंट है। मास्टर सर्कुलर जो है वो जो यहां पे दिया गया उसके हिसाब से कहा गया अगर 5 साल के लिए भी कर लिया ना तो भी सफिशिएंट है, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसको बोला जा रहा है? डिपॉजिटरी को बोला जा रहा है। अरे गेट द पॉइंट? तो ठीक है सर, ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, ये बहुत ध्यान से सुनो भाई साहब। क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द क्लाइंट। क्लाइंट किसका? सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। कहीं पे आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो क्लाइंट कौन हो? आप हो। गॉट द पॉइंट? तो आप क्या बना रहे हो? पावर ऑफ अटॉर्नी। किसके फेवर में? या तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के फेवर में और या तो फिर स्टॉक ब्रोकर के फेवर में, या तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के फेवर में और या तो स्टॉक ब्रोकर के फेवर में। अब ये ध्यान से सुनो भाई साहब, एक छोटा सा मैं आपको चीज बताता हूं। क्या आपके पास में आधार कार्ड होगा? बोले हाँ है सर। कभी किसी को आपने जेरोक्स दिया है क्या? बोले हाँ सर दिया है ना। कब दिया था? सर वो एक जियो की सिम लेनी थी या एयरटेल का सिम लेना था, तो उसके लिए सामने वाला डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आया, तो उसको 2 तो मैंने अपनी फोटो दे दी, एक आधार कार्ड दिया और एक बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, क्या उस पर आपने ये साइन किया था क्या कि ये जो आधार कार्ड का जेरोक्स मैं दे रहा हूं ये आप कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। ये ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको आउट ऑफ द सिलेबस पर्सनल लाइफ की चीज बता रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने आधार कार्ड सामने वाले बंदे को जेरोक्स निकाल के दे दिया जिसपे आपने अपना साइन कर दिया और तारीख आपने लिख दी,
पर आपने ये नहीं लिखा उसके ऊपर कि ये जो आधार कार्ड आप दे रहे हो ये कौन से पर्पस के लिए दे रहे हो। आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? दिस जेरोक्स कॉपी और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इज इश्यूड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ सिम कार्ड फ्रॉम जियो कंपनी। ये समझ में? अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा सर? सर उसका मिसयूज हो सकता है। सर मिसयूज कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रही बात मेरे को, तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। ऐसा लिटरली मेरे साथ में एक केस हुआ था कि एक बार मैंने अपने फ्रेंड को एक आधार कार्ड का जेरोक्स जो है वो दिया था, जिसमें नॉर्मली साइन करके दे दिया। नॉर्मली मैंने क्या कर दिया, साइन करके दे दिया, और कुछ टाइम के बाद में, मतलब मेरे पास में एक सिम कार्ड हुआ करता था जो कि बहुत ही सेक्सी वाला नंबर था, मस्त वाला नंबर था मेरा, ठीक है, और लेकिन उसको मैं यूज नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मैं कब बाद में आराम से करता हूं, 2-3 महीने रुकने के बाद करूंगा, ठीक है। 2-3 महीने के बाद में मैंने वो सिम कार्ड अपने फोन में डाला तो फोन चल नहीं रहा है। मैंने वो नंबर डायल करके देखा कि भाई कहीं रिचार्ज वगैरह खत्म तो नहीं हो गया। डायल किया तो नंबर लग गया, मैंने फोन उठाया, मैं कहा हेलो कौन बात कर रहा है? तो उसने बताया प्रणय बात करो। मैं कहा यार ये प्रणय, एक सेकंड भाई, तू मेरा ही दोस्त है ना? अरे बोले हाँ प्रवीण भाई क्या हो गया? मैं कहा ये नंबर मेरा नंबर था। बोले हाँ यार मेरे को पसंद आया नंबर, बोले तो तेरे डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट करके इसको अपने नाम पे करवा लिया। हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके अपने नाम पे करवा लिया भाई साहब ने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डॉक्यूमेंट मिल गए, बात वहां पे क्या हो गई, खत्म हो गई, राइट। तो ये एक मैं पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बात करूं तो भाई साहब कॉर्पोरेट लाइफ में आपने क्या किया, आपने अपने स्टॉक ब्रोकर को बोला देख मेरे भाई मेरे पास ना टाइम नहीं है, आई एम अ बिजी पर्सन है, तो मेरे बिहाफ पे शेयर्स को परचेज करना, शेयर्स को बेचना ये तू कर। बोले मैं इस बात की पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो तेरे को दे रहा हूं, बराबर है। अभी ध्यान से सुनिए भाई साहब, सामने वाले बंदे को आपने जाने अनजाने में पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, जिसमें आपका मकसद जो था वो सिर्फ एक ही था कि मेरे शेयर्स जब मैं तुमको बोलूंगा कि मेरे नाम पे बेच दे तो तुम मार्केट में जाके बेच दोगे और मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवा दोगे। बोले हाँ, लेकिन आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया कि आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको सामने वाला बंदा मिसयूज भी कर सकता है मार्केट के अंदर कोई और पर्पस के लिए। गॉट द पॉइंट? शायद आपने एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, सामने वाले बंदे ने अलग अलग जगहों पे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 10 जगहों पे आपके डीमैट अकाउंट खोल दिए भाई साहब। 10 जगह पर आपके डीमैट अकाउंट जो है उसको ओपन कर डाला, या कोई और चीज ऐसी कर दी। गॉट द पॉइंट? तो अभी ध्यान से सुनिएगा, क्या सर पहले जब आप स्टॉक ब्रोकर के पास में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते थे या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में जब अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते थे तो सामने वाले को पावर ऑफ अटॉर्नी देना वॉज कंपलसरी, ताकि आपके बिहाफ पे वो बंदा मार्केट में क्या कर सके, ट्रेड कर सके। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि इट इज नॉट मैंडेटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं देना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद ट्रेड करने वाला हूं, मैं कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दूंगा, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब क्या करने वाले हो आप? बोले मुझे स्वयं सो पर्पस के लिए ये डॉक्यूमेंट देना है। मतलब आप सामने वाले को पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दे रहे हो, लेकिन कौन से पर्पस के लिए आपने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो सामने वाला बंदा स्टॉक ब्रोकर या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इस पर्पस के अलावा और किसी भी चीज के लिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डू इट। ये समझ में आया भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला पॉइंट, ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसफर एंड द डीमैट ऑफ रीलॉज्ड फिजिकल शेयर्स। सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। सब बोले 2020 का साल था, हैं उसके आसपास आप सभी लोगों को ये पता होगा कि कंपनीज को बोल दिया गया है कि भाई साहब एक काम करो, जितने भी आपके फिजिकल वाले शेयर्स हैं ना उनको डीमैट में कन्वर्ट करवा लो। जितने भी तुम्हारे फिजिकल वाले शेयर्स हैं उनको डीमैट में कन्वर्ट करवा लो, और आगे से आपकी जो पब्लिक कंपनी रहेगी ना ही तो बोले वो फिजिकल वाले शेयर्स को इश्यू कर सकती है, और ना ही कोई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा वो वाले फिजिकल वाले शेयर्स को ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। बट ऑब्वियसली बात है सर, ये चीज के लिए देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रोड पे टोल वगैरह होते हैं वहां पे फास्टैग का फंडा आ चुका है,
कब आया था सर? 2019 का साल जैसे ही खत्म हो गया था, 2019 का साल जैसे ही खत्म हो गया था, तो 2020 वाले साल में कह दिया गया था कि इट इज कंपलसरी। बराबर, एक डेट बता दी गई थी, आई थिंक 1 अप्रैल 2020, उस डेट से क्या है कंपलसरी है बोले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पे भी लेफ्ट वाली साइड में एक लाइन थी, कैश की लाइन, और क्या कहा जा रहा था कि जिसके पास में फास्टैग नहीं है, पहली बात तो लगवा लो फटाफट, है, और नहीं लगवाए तो एक काम करो, लंबी लाइन है कैश वालों की, उसमें जाके गाड़ी लगा दो और चले जाओ। मतलब क्या कैश वाली लाइन को हटा दिया क्या हमेशा के लिए? नहीं सर, टाइम लगेगा ना, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है सर, इट विल टेक सम टाइम। गॉट द पॉइंट? इवन आज भी अगर मैं बात करता हूं 2021 में, तो फास्टैग वॉज कंपलसरी फ्रॉम 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 से ऐसा कह दिया गया था कि कैश वालों को एंट्री मिलेगी नहीं। लेकिन सर बहुत सारे प्रोविजन करने बाकी हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बोले बाकी सब तो करवा लेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किराए की कार है साहब, जूम कार। मेरे साथ हुआ ही एक्चुअल में इंसिडेंट। क्या? 1 जनवरी को मैं एक जगह से जा रहा था, मैंने कहा भाई साहब आप एक काम करो, रिटर्न का टोल दे दो। तो बोले भाई साहब रिटर्न का टोल नहीं हो सकता, फास्टैग का फंडा एप्लीकेबल हो गया है, आपको जाने का मिल जाएगा, लेकिन कल 1 तारीख है, कल अगर आप वापस आओगे तो आपके इसमें फास्टैग लगा हुआ रहना चाहिए। मैं कहा कहां से लगा लूं भाई साहब, गाड़ी मेरी ना है, जूम कार वालों की गाड़ी है। बोले वो हमको नहीं पता, बोले तुमको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जाने दो, फिर देखेंगे कल का कल, आज नहीं तो कल का कल देखेंगे। कल वापस से गाड़ी घुमा के लाया, कैश की लाइन लगी हुई थी भाई साहब 1 जनवरी को। क्यों? अरे भाई इसमें मैं क्या करूं, एक काम करो फिर, फास्टैग नहीं है छोड़ दो, ऐसे ही जाने दो, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड जो है वो लगता है। सेम यही फंडा यहां पे भी लगा। क्या आपने कहा फिजिकल शेयर्स को खत्म करते हैं, जितने भी शेयर्स रहेंगे वो डीमोनेटाइज फॉर्मेट में रहने चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं वो लोग क्या करें भाई? जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के फिजिकल वाले शेयर्स है वो क्या करें? सब बोले एक काम करो, आप वापस दे दो और उसको डीमैट में कन्वर्ट करवा लो। बराबर है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी के पास में लॉन्च करना पड़ेगा फिजिकल वाले शेयर सर्टिफिकेट, और अकॉर्डिंगली डिपॉजिटरी को इंटीमेट कर दिया जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बोले ठीक है। अब सर लेकिन हम करने ही वाले थे कि 22 मार्च 2020 है जिंदगी का वो मनूस वाला दिन, जब से क्या लगा? लॉकडाउन लगा। ऐसा लॉकडाउन लगा कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, बोले खत्म ही नहीं हो रहा, बोले वो। बराबर है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन चीजें डिले होती गई, हम फिजिकल शेयर्स को लॉन्च नहीं कर पाए, उनको कन्वर्ट नहीं करवा पाए। बराबर है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे कहा गया कोई बात नहीं, अगर आपने पहले लॉन्च किया था और उनका कन्वर्जन नहीं हो पाया, या उसका ट्रांसफर वगैरह करने के लिए आपने लॉन्च किया था, जो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो बोले अब आपको 31 मार्च 2021 तक का टाइम है। दिस इज द न्यू कट ऑफ डेट। हालांकि इस पे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन स्टिल कहने का फंडा क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। गॉट द पॉइंट? तो दीज आर द अमेंडमेंट्स। अगर मैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के बारे में बात करूं तो गॉट द पॉइंट? डन। चलिए भाई सब, अगला आता है जिसका नाम है आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर ये किसके बारे में बात करता है? सर ये बात करता है आई मतलब इशू, ऑफ, सी मतलब कैपिटल, एंड उस टाइम पे जब आप इशू लेके आ रहे होंगे तो काफी सारी चीजों का डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। तो डी मतलब डिस्क्लोजर और आर मतलब रिक्वायरमेंट्स। गॉट द पॉइंट? उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन जो है उसकी बात ये यहां पे कर रहे हैं। सर अगर मैं ये रेगुलेशन की बात करूं तो जब आपकी कंपनी आईपीओ लेके आती है, एफपीओ लेके आती है, या अगर आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही होगी, कौन सी कंपनी? लिस्टेड वाली कंपनी। बराबर है, और या फिर अगर आपकी कंपनी जो है वो राइट इशू लेके आती है, तो बोले ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? लेकिन इसमें कुछ चीजें यहां पे लाई गई, ध्यान से देखिएगा। रेशनलाइजेशन, सबसे पहला अमेंडमेंट क्या है? रेशनलाइजेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द राइट इशू। मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू लेके आना चाहती है, बराबर है, तो उसमें
कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर्स वगैरह जो है वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात ये हमको पता है कि सर फास्ट ट्रैक इशू का भी कोई ना कोई फंडा होता है, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या किया जा रहा है, टू मेक द फंड रेजिंग इजियर, फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो राइट इशू का प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया गया है। से क्या किया गया उसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वाला पॉइंट क्या कहता है, द इशूअर शेल बी एलिजिबल टू मेक ट्रंकेटेड मतलब फास्टर, जल्दी, शॉर्टकट, ठीक है, ट्रंकेटेड डिस्क्लोजर्स इन टर्म्स ऑफ पार्ट बी। अभी ध्यान से सुनेगा सर, अगर मैं डिटेल्ड प्रोसीजर की बात करूं तो आपको दिया गया है पार्ट ए, उसके डिस्क्लोजर जो है वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके डिटेल्ड वाला काम करके आप राइट इशू लेके आ सकते हैं, ठीक है। उससे थोड़े से फास्ट की बात की जाए तो पार्ट दिया गया है आपको बी वाला, थोड़े से कम उसमें डिस्क्लोजर रहेंगे, फटाफट काम जो है वो आपका बोले यहां पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिएगा, इशूअर शेल बी एलिजिबल टू मेक द ट्रंकेटेड मतलब शॉर्टकट, बराबर है, कुछ चीजें हटा देंगे उसमें से, राइट, ठीक है। कब, वेयर इट हैज बीन फाइलिंग द पीरियोडिक रिपोर्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इन कंप्लायंस विद द लिस्टिंग रेगुलेशंस फॉर लास्ट 1 ईयर इंस्टेड। अरे बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया साहब। मतलब पहले ऐसा कहा गया था कि फास्टर प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं अगर सारा काम रिपोर्टिंग वगैरह करना, डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना, ये बोले पिछले 3 साल से विदाउट फेल आप कर रहे हो। तो जहां पे 3 साल लिखा हुआ था वो अब कितना हो गया है, अब हो गया 1 साल। मतलब अगर आपने पिछले 1 साल में भी ईमानदारी से सारे काम किए थे ना, तो भी बोले आप क्या कर सकते हो, राइट इशू लाने के लिए कम डिस्क्लोजर आपको करने पड़ेंगे और फटाफट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, वेयर 3 years हैव पास्ड आफ्टर चेंज इन द मैनेजमेंट पर्सुएंट टू द एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल और लिस्टिंग कंसिक्वेंट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। मतलब सेकंड वाला जो पॉइंट है वो तो वैसे के वैसा ही है। क्या कहा गया, सर आपकी कंपनी शायद हो सकता है किसी दूसरे कंपनी ने एक्वायर कर ली, उस बात को 3 साल हो चुके हैं, मतलब काम प्रॉपर तरीके से चल रहा था बोले आपका, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में आप फास्टर राइट इशू जो है वो लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, सर ऑल अदर इशूअर्स जो कि पहली कैटेगरी में नहीं आ रहे, ठीक है, ऑल अदर इशूअर्स who are not satisfying part B eligibility condition, जो पहली 2 कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, shall make disclosure in terms of new set of the proposed disclosures। नया सेट ऑफ डिस्क्लोजर जो वो यहां पे आ गया है, दैट इज पार्ट नंबर B1। सर इसमें क्या है, इट वुड बी मोर डिटेल्ड देन द पार्ट B बट ट्रंकेटेड कंपेयर टू द पार्ट ए। पार्ट ए में एकदम फास्ट रहता है सर, मतलब सॉरी एकदम स्लो रहता है, डिटेल्ड वाला, एक 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 बारीक बारीक चीजें जो हैं उनको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। पार्ट बी सो एकदम फास्ट, बराबर, एकदम फास्ट करना है तो सब बोले इसके हिसाब से जाना पड़ेगा, लेकिन सब बोले पार्ट ए भी नहीं पार्ट बी भी नहीं, उसके बीच का कौन सा, B1, इसमें उतनी रिजिडिटी नहीं होगी जितना कि पार्ट ए में दिया गया है, लेकिन उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी जितना कि पार्ट बी में है, ठीक है, ठीक है साहब। which is meant for the IPO FPO offer document, got it। क्या कहता है, the disclosure requirement under part B have been rationalized to avoid the duplication of the information in the letter of offer, especially the information which is already available in the public domain। obvious सी बात है साहब, पार्ट बी जब आप राइट इशू लेके आते हो तो उसमें डिस्क्लोजर्स की बात करी गई है। भाई एक बात बताओ, राइट इशू लेके आ रहे हैं मतलब उस बंदे को कंपनी के शेयर्स देने की बात कर रहे हैं जो बंदा ऑलरेडी हमारी कंपनी का मेंबर है, बोले हाँ, तो जो बंदा ऑलरेडी हमारी कंपनी का मेंबर होगा मतलब वो बंदा आराम से हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है उसको ले सकता है। उसको पहली बात तो खुद को पता होगी, ही नोज अबाउट द कंपनीज इन एंड आउट। अगर नहीं भी पता है तो सर उसको यह पता होगा कि आरओसी के पास में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी मेड पब्लिक सर। कंपनी पहले आईपीओ लेके आई थी, पहले एफपीओ लेके आई थी, तो ऐसे केस में हमने उस टाइम पे पब्लिक एडवर्टीजमेंट किया था, उसको सब पता है। अगर मैं राइट इशू के बारे में बात करूं तो जो बंदा राइट इशू के लिए एलिजिबल होता है वो बेसिकली कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर रहता है।
बराबर है, और उसको लगभग सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। तो जब उसको सारी इंफॉर्मेशन पता है तो दोबारा वही इंफॉर्मेशन क्यों बताएं? पहले पार्ट बी जो था उसमें रिपीटेटिव ऑफ इंफॉर्मेशन रहा करती थी, अब उसको क्या कर दिया गया? लीनियंट कर दिया गया। गॉट इट? ठीक है साहब। And is disclosed by the companies in compliance with the disclosures requirement under the SEBI listing regulations. Understood the point? बोले ठीक है साहब। Next point, threshold increased from rupees 10 crore to 50 crore for filing requirement of the right issue draft letter of offer with the board for its observation. Sir, board का मतलब यहाँ पे क्या है? SEBI. So मतलब क्या? पहले ऐसा था, कहा गया था कि अगर बोले आप 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के शेयर्स का राइट इश्यू लेके आ रहे होंगे तो जो आपका ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर होगा वो बोले सेबी के पास में आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। अब क्या बोल दिया गया? कोई बात नहीं, 10 करोड़ का है क्या? बोले हाँ सर। 20 का तक रहा तो भी चलेगा, 30 तक रहा तो भी चलेगा, 50 करोड़ तक अगर तुम्हारा राइट इश्यू आ रहा होगा, सेबी के पास में ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करने की जरूरत नहीं, आराम से काम कर लो, सब फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। सेबी के पास में फाइल नहीं करना है, उसके रिप्लाई का वेट नहीं करना है, फटाफट क्या करेंगे? लेटर ऑफ ऑफर को इशू करेंगे और राइट इशू को लेके आ जाएंगे भाई साहब, फास्ट हो गया प्रोसीजर। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सब बोले जो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है फॉर द राइट इशू, इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दोज इशूअर where the object of the issue involve financing other than the financing of the capital expenditure for a project, provided that the promoters and the promoter group of the issuer undertake to subscribe fully to their portion of the right entitlement. है क्या बोला सर? ध्यान से दोबारा, पांचवा जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा सर। पहले ऐसा बोला गया था कि मान लीजिए अगर राइट इशू आता है, कितने का? से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए का। गॉट द पॉइंट? तो इसमें से कम 9 करोड़ का सब्सक्राइब होना चाहिए, ऐसा पहले बोला हुआ था। अब क्या कहा गया है कि सर ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कब? जब आप जो पैसा मंगवा रहे हैं ये बोले वर्किंग कैपिटल के लिए मंगवा रहे, पहली बात। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करने वाले हो आप, ये समझ में आया? क्या नहीं करना? कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म वाला। आप लॉन्ग टर्म खर्चा करने के लिए ये वाले शेयर्स का इशू नहीं कर रहे हो या उसके जरिए आप ये पैसा नहीं मंगवा रहे हो। आपको क्या करना है सर? आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपने राइट इशू लेके आए हैं, ये आप कर रहे हो। तो बोले ऐसे केस में जो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा है ना, इसको हटा दिया गया। मतलब अगर 10 करोड़ की जगह पे 8 करोड़ भी आ गया तो भी चलेगा। 90% का मतलब क्या था कि 9 करोड़ तो भी आना चाहिए, वो नहीं आया, इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर है, ठीक है। लेकिन ध्यान से, इसके लिए क्या कहा गया है? इसके लिए कहा गया कि कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ी। कंडीशन क्या है भाई साहब? कि जो बंदा कंपनी का प्रमोटर है, सर ये बात आपको हमेशा कंफर्म मिलेगी कि प्रमोटर जो होगा ना बंदा, वो बंदे के पास में कंपनी के शेयर्स भी रहेंगे, बराबर है। और आपने क्या बताया होगा? राइट इशू। बोले आपके पास में अगर 5 शेयर है तो आपको 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो मान लीजिए कि प्रमोटर जो है उसके पास में 50,000 शेयर्स हैं। गॉट द पॉइंट? तो इसके हिसाब से, अब ये तो सब पे एप्लीकेबल है सर, ये तो जो बाकी आपके शेयर होल्डर रहेंगे उन पे भी एप्लीकेबल है, प्रमोटर पे भी एप्लीकेबल है। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाहे अपने राइट को एक्सरसाइज करे या ना करे, उन्होंने मना कर दिया मेरे को ना लेना भाई साहब, ना 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 मेरे को नहीं लेना, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन प्रमोटर ने क्या करना होगा? 10,000 शेयर्स को यहां सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्रमोटर से पूरा पैसा आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अगर ऐसा रहा तो बोले आपको ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा है इसको कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? डन। नेक्स्ट पॉइंट, 6th वाला पॉइंट, सर issuer shall be eligible to make the fast track right issue in case of pending show cause notices in respect of adjudication, prosecution proceedings and the audit qualification, provided that necessary disclosures along with the potential adverse impact on the issuer are made in the letter of offer. अरे वाह, पहले ऐसा बोला गया था कि अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट वगैरह से नोटिस आया है,
कौन सा नोटिस? शो कॉज नोटिस। किस चीज में, किस मामले में सर? सर बोले ऑडिटर ने ऐसा बोला है कि अकाउंट्स को ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, ऑडिट क्वालिफिकेशन, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, ऑडिट वाला, ठीक है, उसका बोले एडजुडिकेशन चल रहा होगा, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है, या फिर ऑडिट क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ ऑफर में इसके बारे में बताना होगा कि हमें सोएंसो कोर्ट से सोएंसो टॉपिक के लिए नोटिस आया हुआ है, और अगर उसके हिसाब से कंपनी की लायबिलिटी मैक्सिमम आई तो कितने रुपए की लायबिलिटी यहां पे आ सकती है, या उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। गॉट द पॉइंट? आपने चीजें बता दी, वो बताने के बाद में कंपनी का जो मेंबर रहेगा वो भाई साहब डिसाइड करेगा कि उसको कंपनी में फर्दर पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, बात ही खत्म हो गई, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले ये काम अलाउड नहीं था। पहले ऐसा था कि भाई साहब अगर यहां पे नोटिस वगैरह आए हैं तो आप राइट इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वाला, ये अभी भी क्या चल रहा है, आईसीडीआर चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला, एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस मनी ऑन द सिक्योरिटीज। 8 दिसंबर 2020 को बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट यहां पे है। ये बात आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आईपीओ या फिर अगर एफपीओ लेके आना है, बराबर है, तो उसके लिए एक ही फैसिलिटी का यूज किया जाता है जिसका नाम है आसबा फैसिलिटी। सर इसमें क्या होता है सर? इसमें बोले आपका जो अकाउंट रहेगा ना, बैंक का जो आपका अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में जितने रुपए के शेयर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उतना अमाउंट फ्रीज हो जाता है, और वो पैसा कंपनी को तब चला जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा जब आपको शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। अगर शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वो पैसा आपके अकाउंट के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा, और अगर वो पैसा कंपनी के पास जा रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई, शेयर्स का अलॉटमेंट हो गया साहब। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी सर है। कैश, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ये सारी चीजें बंद कर दी गई और यही फैसिलिटी को यूज किया। इससे क्या होगा सर? इससे हुआ ये कि कौन बंदा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है समझ में आ गया, किसके अकाउंट से पैसा निकल के कंपनी के अकाउंट में आ रहा है, कितना पैसा निकल के कंपनी के अकाउंट में आया, सारी की सारी बातें जो है एकदम क्या हो गई, क्लियर हो गई। बराबर है? बोले एकदम सही बात। लेकिन ध्यान से, अभी ध्यान से सुनिएगा सर। बोले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 10 रुपए है, 10 रुपए का शेयर। अब 10 रुपए का जो शेयर है उसके हिसाब से अगर आप बात करो, कंपनी ने क्या किए, स्टार्टिंग में 4 रुपए मंगवाए जब आईपीओ आपका आ रहा था, जो शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से बात करेंगे तो, और ये किसके हिसाब से मंगवाए, आसबा के हिसाब से, ऑनलाइन फैसिलिटी जो उसके हिसाब से मंगवा लिए। अब सवाल ये है कि बचा हुआ जो 6 रुपए रहेगा, अगर इसको बुलवाना है तो क्या किया जाए भाई साहब? क्या कैश एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या चेक के थ्रू जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या? तो ये ध्यान से सुनिए, ये देखिए यहां पे क्या बोला गया। बोले नहीं, ऐसा हिसाब किताब करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा जो आपका रहेगा या तो आसबा से ही आ जाए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट आपका जो होता है उससे आ जाए, ठीक है, और या फिर एडिशनल ऑनलाइन मोड जो है उसके से आ जाए। इसका ना प्रैक्टिकल रिसेंट वाला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। भेजा क्या मेल? अभी वाला टाटा, जल्दी चलिए। अभी के अभी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं लाइव वाला एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल एकदम, ठीक है। 2 मिनट दीजिए मुझे आप।
मैं उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से आपको पढ़ा दूंगा। कॉपी किया, चलो बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते अपन, इसको अपन करते हैं यहाँ पे, एक अलग से पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उप्स 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 उप्स, आधा अगले पेज पे ऐड कर लेते अपन। एक पेज और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, ये वाला हो गया। एक पेज और ऐड कर देते भाई। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद में कुछ पेजेस और मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, जिससे आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। अभी जस्ट रिसेंटली ये वाली चीज़ हुई है, तो बहुत ही बढ़िया वाला काम हो गया। तो ठीक है, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। और फिर तीसरे वाला पेमेंट का स्लिप। चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड, फटाफट ध्यान से। एक तो मैंने आपको यहाँ पे ये जहां जहां ऐड हो रहा बीच बीच में, इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। सर सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, कंपनी कौन से वाली है? सर बोले टाटा स्टील लिमिटेड। क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नोटिस ऑन द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। एकदम प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट। ठीक है, कंपनी के बारे में पूरा हिसाब किताब जो है वो दे दिया, कंपनी का नाम क्या है, कहाँ की कंपनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जो ऊपर वाली चीज़ है वो नहीं देखते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सर नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑफ ₹461 पार्टली पेड अप शेयर है भाई साहब। मतलब कॉल मनी आएगा ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल वगैरह जो वो किया जाएगा 461, जिसमें से इतना पैसा जो है ये बोले फेस वैल्यू के टुवर्ड्स। सर टोटल फेस वैल्यू की बात अगर आप करते हो तो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, कुछ पैसा बोले ऑलरेडी पे कर दिया गया था, कुछ पैसा अभी पे करना बाकी। दूसरा कुछ पैसा 453.504, ठीक है, टुवर्ड्स द सिक्योरिटी प्रीमियम। कुल मिला के अगर बात करूं तो 461 रुपीज हो गए। ठीक है, पर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशूड बाय दिस कंपनी ऑन द राइट बेसिस। दोनों फंडे क्लियर भाई साहब, एक तो जो राइट बेसिस वाले की बात कर रहे थे अपन, और दूसरा ये वाला। ठीक है, जिसमें कि पेमेंट करने की बात जो है वो यहां पे आ रही है। पर्सुएंट टू द लेटर ऑफ ऑफर डेटेड दिस डेट। अरे बाप रे बाप, राइट इशू जब हुआ था वो उस टाइम पे हुआ था, अब जब ये कॉल किया जा रहा है तो 2021 में कर रहे हैं। ठीक है,
कॉल्ड इज व्हाट? द लेटर ऑफ ऑफर. अब ये ध्यान से, in terms of letter of offer, the company had issued partly paid up equity shares on the right basis to its eligible ordinary shareholders at an issue price of 615. मतलब जो आज 461 रुपए मांगने की बात हो रही है, वो जो टोटल पैसा था 615 रुपए पर शेयर के हिसाब से था. ठीक है, ठीक है साहब, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू के तौर पे और 605 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पे, in the ratio of 2 partly paid up equity shares for every 25. राइट इश्यू का रेशियो क्या था कि अगर आपके पास में 25 ऑर्डिनरी वाले शेयर्स हैं तो आपको 2 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मिलेंगे. बोला जिसका आधा पैसा 2018 में पे करना था और कुछ पैसा जो है वो 2021 में बोले पे करोगे आप. ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब. अब ये आंसर सुनिएगा. So बोले according to the terms of the issue as mentioned in the letter of offer, company has received 154, जिसमें से लगभग ₹2.5 जो है वो फेस वैल्यू का मंगवाया था और 151 रुपए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पे मंगवा लिया था. कब मंगवाया था? बोले ये वाले पैसे को 14 मार्च 2018 को मंगवाया था और ये पैसा बोले आपने पे कर दिया. अब कितना बचा पैसा? 461. अब इसका हिसाब किताब क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. आगे देखिए. सब बोले द बोर्ड ऑफ द कंपनी इन इट्स बोर्ड मीटिंग, जो कि ये वाली डेट को हुई, कब हुई? 9 फरवरी 2021 को हुई, डिसाइडेड टू मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ दिस मच. ठीक है, दिस मच ऑन, ठीक है वो हो गया पूरा, अटक रहा है 2 सेकेंड. ठीक है. नाउ द बोर्ड हैज फिक्स्ड फ्राइडे, ये वाली डेट एज द रिकॉर्ड डेट. इसको बोले रिकॉर्ड डेट के तौर पे लेके चल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द होल्डर्स ऑफ द पार्टली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स टू हुम द नोटिस फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी सेंट. द कंपनी हैज इंटिमेटेड द डेट टू द बीएसई एंड द एनएसई, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज है बोले. ठीक है, ऑन दिस डेट अकॉर्डिंग टू द दिस यहां पे बता दिया कि कितने शेयर्स वगैरह हैं और किस हिसाब से पैसा आपको पे करना है, रुपीज इन फिगर. ठीक है. अगला ये यहां पे आ गया कि इतने शेयर से उसके ऊपर ये इतना पैसा जो बोले सामने वाले बंदे को पे करना. अदर इंस्ट्रक्शन अब ये देखिए यहां पे, एवरीबडी फोकस ऑन द पॉइंट. सब बोले पेमेंट कब किया जा सकता है? बोले 1 मार्च 2021 से लेके 15 मार्च 2021 तक 15 दिन का टाइम पीरियड है बोले आपके पास. और कितने ऑप्शन है बोले पेमेंट करने के? 3 ऑप्शन है सर. कौन सा? ऑनलाइन आजबा कर सकते हैं, फिजिकल आजबा कर सकते हैं और या फिर ऑनलाइन. सर यहां देखिए जरा एक बार आप, या तो ऑनलाइन आजबा हो सकता है और या तो फिजिकल वाला आजबा हो सकता है और या फिर ऑनलाइन मोड जो है वो यूज किया जा सकता है. बराबर है. ये हो गया भाई साहब. आगे देखेंगे जरा एक बार. इसमें क्या रहेगा? थ्रू द वेबसाइट ऑफ द SCSB, मतलब अरे जो तुम्हारा बैंक होगा ना उसके थ्रू कर सकते हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. ठीक है, या फिर सेल्फ सर्टिफाइड शेड्यूल्ड बैंक. गॉट इट. या फिर दूसरा बाय सबमिटिंग फिजिकल एप्लीकेशन टू द ब्रांच. या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर लो और या फिर बोले ब्रांच पे जाके कर लेना. अच्छा दूसरी बात, अगर ब्रांच पे जाके कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा. बाकायदा देखिए यहां पे लिखा हुआ है ओनली टू बी यूज्ड व्हाइल पेइंग थ्रू द फिजिकल आजबा फैसिलिटी. पूरा भर के देना पड़ेगा ना भाई सब, ये यहां तक का. गॉट द पॉइंट. अगर आपको देखना होगा इसको कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं डिटेल्ड नॉलेज के हिसाब से, तो वैसा यहां से देख सकते हो अगर आपको देखना होगा तो. गॉट इट. चलिए फिर उसके बाद में अगला सर ऑनलाइन यूजिंग 3-in-1 ऑनलाइन ट्रेडिंग. सर कई बार कैसा होता है किसी इंसान का 3-in-1 वाला अकाउंट रहता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी है, डिमैट अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है. वट वेर एवर ऑफर्ड बाय द ब्रोकर, अगर किसी ब्रोकर ने ऐसा ऑफर दिया होगा तो, मतलब किसी ब्रोकर के पास में अगर आपका 3-in-1 वाला अकाउंट है जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, डिमैट अकाउंट भी आपका हो गया और बोले बैंक अकाउंट भी है, पैसे का भी काम कर सकते हो, शेयर्स का भी काम कर सकते हो. गॉट द पॉइंट. ठीक है साहब. तो बोले वो कर सकते हैं. और या फिर ये फिलहाल के लिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चेक डिमांड ड्राफ्ट. ठीक है, जो कि पेबल टू टाटा स्टील के नाम पे या टाटा स्टील के नाम पे.
मतलब ये जो आपका एस्क्रो अकाउंट है, क्या है अकाउंट का नाम, क्या है अकाउंट का नाम है टाटा स्टील पार्टली पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एस्क्रो कलेक्शन एनआर अकाउंट फॉर द नॉन रेसिडेंट, और ये किसके लिए है, रेसिडेंट वालों के लिए। अगर नॉन रेसिडेंट वाले होंगे तो वो सेकंड वाले में करेंगे, अगर रेसिडेंट वाले होंगे तो वो उसमें करेंगे। सर ये हमने बार बार कई जगहों पे पढ़ा हुआ था, ये चीज हमने बार बार कई जगहों पे पढ़ा हुआ था कि सर एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है हर एक डिफरेंट काम के लिए, ताकि हिसाब किताब जो है वो अलग से मेंटेन रहे, राइट। और या फिर आर क्या कर सकते हो, RWAP, ठीक है, जो ऑनलाइन वाला अलग फैसिलिटी यहां पे आपको प्रोवाइड कर दी, काइंड ऑफ फोन पे वाली जो होगी लगभग वैसी। गॉट द पॉइंट, तो ये आपको बता दिया, और ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो भी आपको यहां पे बता दी A to Z। और गेट द पॉइंट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अगर आपको देखने होंगे, सब बता दिया पूरा का पूरा कि पेमेंट का कैसे क्या करना है, पेमेंट का मोड क्या रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर रेसिडेंट होल्डर है तो उनके लिए क्या, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उनके लिए क्या, ठीक है। मेक एन एप्लीकेशन थ्रू द रजिस्टर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रार के थ्रू अगर आप कर रहे होंगे तो बराबर है, RWAP रजिस्ट्रार के थ्रू अगर कर रहे होंगे तो वो हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरा आपको यहां पे दे दिया गया। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये अपने को बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, फालतू में जगह खाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये 3 एडिशनल चैनल जो है वो बनाने की बात यहां पे करी जा रही है, ताकि क्या हो, चीजें फास्ट हो सके, ऑथेंटिकेटेड तरीके से इनको किया जा सके, ठीक है। अच्छा, पेमेंट का ऑप्शन कितने दिनों का रहना चाहिए, देखा भी था आपने थोड़ी देर पहले ही, 15 दिन का। 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का टाइम आपके पास में है, ऐसा सामने आपको बताया गया। गॉट इट। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट। This circular shall be applicable for all the call money notice wherein the payment period opens on after this date। बराबर है सर, नोटिस कब आया, 9 फरवरी 2021 को आया, जो कि ये डेट के बाद कहा गया। बोले हाँ, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बोले भाई साहब आपको अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले अमेंडमेंट के बारे में, जो कि अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। नाम क्या है, LODR रेगुलेशन 2018, LODR रेगुलेशन 2018, बराबर है सर। इसमें रेगुलेशन नंबर 41 टू ओपन ऑफर, इसके एप्लीकेबिलिटी टू ओपन ऑफर, बायबैक एंड डी लिस्टिंग, 31 जुलाई 2020 को ये अमेंडमेंट जो है वो आया। सर अगर रेगुलेशन नंबर 14(1) के हिसाब से बात करें पहले से, ये क्या कहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन। ट्रांसमिशन कब होता है सर, कोई मेंबर मर गया होगा तो उसके शेयर्स उसके जो परिवार वाले होंगे उनको दे दिए जाते, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन करना। सर ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जब बोले आपके ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं, जैसे मान लो 2 लोग अगर होंगे तो जिसका नाम पहले नंबर पे आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, उसके पास में लगभग सारे अधिकार रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 1 साल के बाद में दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि एक बार तेरा नाम पहले आएगा, एक बार मेरा नाम पहले आएगा। तो अगर ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं या ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो अलग बात, बट उसके अलावा अगर किसी भी टाइप के ट्रांसफर की बात की जाए, क्या करने की बात कर रहे हो, शेयर्स को ट्रांसफर करने की बात करें, इट शैल नॉट बी प्रोसेस्ड अनलेस द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द डीमैट फॉर्म विथ अ डिपॉजिटरी। ये नॉर्मल वाली चीज है सर, ये अपने को पहले से पता है, बराबर है। ट्रांसमिशन करने के लिए डीमैट में नहीं रहा तो चलेगा, ट्रांसपोजिशन करने की बात कर रहे हो तो सर वो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी डीमैट में होने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन ध्यान से, नाउ इन्वेस्टर हैव नॉट बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन द ओपन ऑफर। सर ओपन ऑफर मतलब जो टेक ओवर होता है कंपनी का, टेक ओवर, उसमें ओपन ऑफर जो रहता है, या फिर बायबैक एंड डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज सिंस द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम वर नॉट इन द डीमैटलाइज्ड फॉर्म। ले सर हम तो करवा देते डीमैट के अंदर, हम तो बोले डीमैट में करवा देते, लेकिन ये कोरोना का नाटक आ गया ना सर, लॉकडाउन अनाउंस हो गया, फिर से करवाने गए, फिर से बोले कि सर केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन कर दो, बोले अभी फिर से करवाने गए, फिर से आ गए सर नाटक, बोले लॉकडाउन कर दो।
नहीं कर पा रहे बोले हम चाह के भी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सो बोले इट इज क्लेरिफाइड दैट द शेयर होल्डर्स होल्डिंग सिक्योरिटी इन द फिजिकल फॉर्म आर अलाउड नाउ दे आर अलाउड टू टेंडर शेयर्स इन ओपन ऑफर। अगर आपकी कंपनी का टेक ओवर हो रहा होगा, कोई बाहर का बंदा ओपन ऑफर अगर दे रहा होगा तो दे सकते हो बोले आप अपने शेयर्स, ठीक है। या फिर बायबैक भी करवा सकते हो उसी कंपनी से थ्रू टेंडर ऑफर रूट एंड एग्जिट ऑफर्स इन केस ऑफ वॉलंटरी और कंपल्सरी डिलिस्टिंग। हाउ एवर सच टेंडरिंग शैल बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस। मतलब ये कि बायबैक रेगुलेशंस जो 2018 वाले हैं उनके हिसाब से बायबैक होना चाहिए, हैं। जो ओपन ऑफर की बात करें उसके लिए सेबी का SAST रेगुलेशन 2011 जो है एज एमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। डीलिस्टिंग की बात करो तो उसके लिए भी अलग से रेगुलेशन आपको दिया गया है, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, उसके हिसाब से होना चाहिए, बराबर है। लेकिन हम समझते हैं बोले ये वाली बात को कि फिलहाल कोरोना का चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट नहीं करवा पा रहे। एक ट्रांजिशन पीरियड अभी भी चाहिए बोले लोगों को, ठीक है। तो बोले अभी फिलहाल अगर कोई ऑफर आता है, ओपन ऑफर लगा लीजिए, बायबैक का ऑफर लगा लीजिए, या डिलिस्टिंग की बात कर लीजिए, कर सकते हैं बोले। लेकिन ध्यान से सिर्फ किसकी बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा है। गॉट द पॉइंट, डन। नेक्स्ट पॉइंट सब बोले LODR का रेगुलेशन नंबर 42 जो है उसमें बोले एक छोटा सा चीज क्या कहता है, A listed entity was previously required to intimate the record date to the stock exchange merely where the entity was listed। मतलब पहले आपको क्या कहा गया था कि अगर आपके कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उसको नोटिस देना है, उसको बताना है रिकॉर्ड डेट के बारे में। अगर बोले NSE में आप लिस्टेड नहीं है तो यहां बताने की जरूरत नहीं, ऐसा पहले बोला हुआ था। However, by virtue of this amendment, a listed entity is required to make such intimation not only to the listed stock exchange but also where the stock derivatives are available on the stock of the listed entity or where the listed entity's stock form part of an index on which the derivatives are available। Oh my God! सर ध्यान से, derivatives मतलब ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, बराबर है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बोले अगर जहां सिर्फ सिक्योरिटीज लिस्टेड है वहां पे नहीं, बोले अगर मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपके सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं तो यहां पे रिकॉर्ड डेट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यहां पे आपके डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं या आपके डेरिवेटिव्स उस स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में आते हैं तो इसमें भी आपको रिकॉर्ड डेट बतानी पड़ेगी, दोनों जगह बतानी पड़ेंगी बोले अभी, ऐसा कहता है आपका रेगुलेशन नंबर 42, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 54, सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या कहता है भाई साहब, नाउ लिस्टेड कंपनीज हैव बीन परमिटेड टू मेंटेन द एसेट कवर, बराबर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। मतलब चार्ज क्रिएट करने की बात कर रहा है, आपने जो एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया था उसकी बात कर रहा है, एट 100% एसेट कवर और द एसेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम or the debenture trust deed sufficient to discharge the principal amount at all the time for non-convertible debt securities issued। Oh my God! मतलब ऐसा कि अगर आपके एसेट्स की वैल्यू ₹100 करोड़ है, गॉट द पॉइंट। तो पहले कैसा था, पहले आपको कहा जाता कि नहीं पूरा 100 करोड़ का पैसा जो है वो उधार के तौर पे नहीं ले सकते, बराबर है, चाहे आपकी लैंड ही क्यों ना हो। अब क्या कह रहे हैं, आप पूरे 100% एसेट्स को बोले यहां पे कवर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया, डन। नेक्स्ट आता है भाई साहब रेगुलेशन नंबर 56, इंटीमेशन टू द डिबेंचर ट्रस्टी। इंटीमेशन टू द डिबेंचर ट्रस्टी क्या कहता है भाई साहब, नाउ ऑल द कोवेनेंट्स ऑफ इश्यूज, मतलब आपने डिबेंचर्स का इश्यू लेके आए, बोले हाँ, तो उससे जुड़े हुए जितने भी कोवेनेंट्स हैं, जितने भी कंडीशंस वगैरह हैं,
जितने भी कोवेनेंट्स हैं, जितने भी कंडीशंस वगैरह हैं, दे शैल ऑल्सो बी इंटीमेटेड टू द डिबेंचर ट्रस्टी। गॉट द पॉइंट सर? आपने जो टर्म्स पे डिबेंचर्स को इशू किया है उसकी जो कंडीशंस वगैरह होंगी, कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा यहां पे? कोवेनेंट्स का मतलब है कंडीशंस। गॉट द पॉइंट? तो उसके जो भी कंडीशंस वगैरह हैं वो कंडीशंस के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बताना पड़ेगा। अंडर रेगुलेशन नंबर 56(1)D द लिस्टेड एंटिटीज शैल मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, बोले submit a half yearly certificate regarding the maintenance of 100% asset cover to the debenture trustee. Now in line with the amendment, a half yearly certificate regarding the maintenance of 100% asset cover as per the terms of the offer document वगैरह 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 has to be provided to the debenture trustee। बराबर है? एसेट कवर का सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है हाफ ईयरली बेसिस पे। मोर ओवर द लिस्टेड एंटिटीज कुड अर्लियर ऑब्टेन दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग, अरे बाप रे, ये थोड़ा सा दुख देगा आपको। पहले ऐसा था कि जो ये सर्टिफिकेट लेना होता था ना, ये बोले आप प्रैक्टिसिंग सीए से ले सकते थे और या फिर बोले प्रैक्टिसिंग सीएस से भी ले सकते थे। अब क्या कहा गया, जो बंदा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा उसी से लेना है। अरे बाप रे सर, वो कौन हो सकता है? वो तो बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। मतलब जो सीएस लोग हैं उनकी यहां पे अपॉर्चुनिटी एक छोटी सी यहां पे क्या हो गई भाई साहब, घट गई। क्या कहा गया? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनसे ही ये लिया जा सकता है। अच्छा, उसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या पहले ऐसा था कि कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जरूरी नहीं कि वो बंदा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, पर अब क्या बोल दिया गया, नहीं, वो बंदा क्या होना चाहिए, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए। उससे ही ये सर्टिफिकेट क्या करना है, कंपनी को ऑब्टेन करना है और डिबेंचर ट्रस्टी के पास में क्या करना है, इसको प्रोवाइड करना है। बराबर है? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में नाउ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द फॉरेंसिक ऑडिट। ले बाप रे, फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और उसको भी स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना होगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? डन। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कंटिन्यूअल मतलब जो लगातार आपको करनी पड़ती है, हर साल जो करनी पड़ती है, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। ठीक है, क्या कहता है भाई साहब? सब बोले इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन बाय द इशूअर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात कर रहा है, रिडीमेबल डेट सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर कमर्शियल पेपर। इट हैज बीन डिसाइडेड टू ले डाउन अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर इम्पोजिंग द फाइन फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहते हैं कि अगर कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर नहीं किया, किसका, इसका या फिर इसका, तो दोनों में फाइन अलग अलग दिया होगा, दोनों को सेम करने की बात कर रहा है। प्रपोजल ये डाला गया है कि दोनों को क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए। गॉट द पॉइंट? डन भाई साहब। फिर आता है अगला पांचवा, ई वोटिंग फैसिलिटीज बाय द लिस्टेड कंपनी। सर क्या बोलते हैं इसको, चेंज इज द न्यू नॉर्मल। बराबर है सर? अगर पहले की बात करें, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि कंपनी लॉ आप अच्छे से जानते हैं, जनरल मीटिंग के प्रोविजन जो है वो आप अच्छे से जानते हैं। सर जनरल मीटिंग वगैरह की बात अगर आप करेंगे तो अभी तक काफी ज्यादा अपन ने ये देखा है इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे कि हाँ, काफी अपन ने ये देखा है कि क्या रहेगा, अगर नॉर्मली बात करी जाए जनरल मीटिंग को अटेंड करने की, तो उसमें फंडा क्या था कि बाय रेज ऑफ हैंड कर सकते थे, बाय पोल कर सकते थे। और रिमोट वोटिंग करने की बात अगर करें तो बोले पोस्टल बैलेट एक ऑप्शन आपके पास में था और दूसरा ई वोटिंग वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास था। लेकिन ये ध्यान से सुनिए भाई साहब, सब बोले अगर मैं ये वोटिंग करने की बात करूं और उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने की बात करूं तो उसमें जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, कौन से वाले, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका बोले वोटिंग करने का जो रुझान है वो बहुत कम है। जो इंस्टीट्यूशनल वाले होते हैं उनका ज्यादा है, QIB वगैरह जो हो गए वो लोग। ठीक है, तो क्या बोला गया यहां पे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वोटिंग प्रोसेस pursuant to the public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders by way of
सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल थ्रू देयर डीमैट अकाउंट्स। अरे बाप रे बाप, सीधा डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, ई वोटिंग कर सकते हो। सर पहले क्या नाटक था, पहले बोले मेरी 50 कंपनी है जिसमें मैंने पैसा लगा के रखा है, 50 कंपनियों को अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने के लिए आता है तो उसके लॉगिन और पासवर्ड अलग अलग रहेंगे। कितने हो गए, 50। अच्छा डीमैट का पासवर्ड वो अलग। अरे बाप रे बाप। अब ये ध्यान से सुनो, मेरे पास में डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड मुझे पता है, बोले हाँ पता है, और वो हमेशा पता रहेगा। क्यों, क्योंकि डेली बेसिस पे देखता हूं जाके मैं कि मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या चल रही क्या नहीं चल रही। ठीक है, तो बोले कल को जाके जहां जहां आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर उस कंपनी में कोई रेजोल्यूशन पे वोटिंग करना आता है तो आपको अलग से बोले क्या बोलते हैं इसको, किसी सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका डीमैट अकाउंट होगा उसी में आप जाइए, वहीं पे वोटिंग करने का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि एक ही जगह पे जाके वोटिंग करने का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, वेबसाइट्स ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीमैट अकाउंट होल्डर वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट विदाउट हैविंग टू रजिस्टर अगेन विद द ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ईएसपी का मतलब क्या है यहाँ पे, ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। Got the point? Thereby not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in electronic voting process. The same shall be implemented in the phased manner. मतलब ये भी एग्जाम में ना आए भाई साहब, ये तो काम के हिसाब से बोला जा रहा है कि ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करेंगे बोले, इस चीज को अपन इंप्लीमेंट करेंगे आगे चल के। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट भाई साहब। चलिए एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से अपन अभी यहीं पे ही रुकते हैं। ये आपका पहला पार्ट मान के चलते किसका, एसएलसीएम के अमेंडमेंट्स का। लंबी चौड़ी कहानी है भाई साहब, करेंगे अच्छे तरीके से हैं। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो है वो भी इसका अपन लेके आते हैं, उसमें डिटेल में अपन करेंगे। अगर एक ही क्लास में करेंगे तो शायद आप भी क्या हो जाएंगे, काइंड ऑफ बोर हो जाएंगे और शायद कंटिन्यू ना भी देखें। गॉट द पॉइंट? तो चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।